दोस्तों, क्या आपको मालूम है इंदिरा गांधी ने अपनी मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी और जब उनका अंतिम समय आया तो उनको एक एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हुई। यह कहानी एक ऐसे पल से शुरू होती है जिसने भारत की नियति हमेशा के लिए बदल दी। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह दिल्ली का आसमान सुनहरा था, हवा में हल्की ठंडक और सफदरजंग रोड के पुराने सफेद बंगले में सब कुछ सामान्य लगता था। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा जाने वाला था। 9:30 बजने ही वाले थे जब इंदिरा गांधी, एक ऐसी महिला जिसने करीब 20 वर्षों तक भारतीय राजनीति की सबसे ऊंची कुर्सी संभाली थी, अपने बंगले के साइड डोर से बाहर निकली। वो अपने दफ्तर तक पहुंचने के लिए छोटे से बगीचे को पार कर रही थी। ये बंगला अंग्रेजों के जमाने का एक साधारण सफेद कॉलोनियल स्टाइल का घर था, जिसमें न कोई शानो शौकत थी न दिखावा, बस सादगी और एक बेहतरीन टेस्ट जो उनकी पहचान था। वो भारत की सबसे ताकतवर महिला थी, फिर भी अपने बेटे राजीव, उनकी पत्नी सोनिया और 2 छोटे पोते पोतियों के साथ बेहद साधारण घरेलू जीवन जीती थी। सुबह सुबह भी वो अपने पहनावे को लेकर उतनी ही सावधान रहती। हर साड़ी, हर रंग एक सोच समझा चुनाव। उस दिन उन्होंने केसरिया साड़ी चुनी थी, कारण टेलीविजन पर कैमरे के सामने यह रंग सबसे जीवंत लगता था। वो नाटककार और अभिनेता पीटर उस्तिनोव के साथ एक इंटरव्यू के लिए जा रही थी। लेकिन विडंबना देखिए, सिख धर्म में केसरिया रंग शहादत का प्रतीक होता है और महज कुछ ही पल बाद यह रंग उनके खून से भीगकर भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाने वाला था। वह हमेशा की तरह सधी हुई जवानों जैसी चाल से अपने दफ्तर की ओर बढ़ रही थी। साड़ी का पल्लू सलीके से कंधे पर टिकाए, चेहरे पर वही स्थिर गरिमा जिसे दुनिया एक वर्ल्ड लीडर्स ऑरा कहती थी। इंदिरा गांधी अपनी डिग्निटी और ग्रेस को लेकर बेहद सजग थी। वह जानती थी कि हर कदम, हर इशारा एक देश की छवि बनाता है। पश्चिमी मीडिया की आलोचना के बावजूद जब कोई विदेशी हस्ती उनके साक्षात्कार की मांग करती तो वह विनम्र तत्परता से हाँ कह देती, क्योंकि वह जानती थी कि भारत की बात, भारत की आवाज दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। ज्यादातर सुबह वो अपने भक्तों और देशवासियों को समय देती। गरीब, किसान, दूर दराज के गांवों से आए लोग जिन्हें दर्शन के लिए लाया जाता, वह हर किसी से मुस्कुराकर मिलती। लेकिन उस सुबह कोई दर्शन तय नहीं था और शायद किस्मत भी कुछ शांत, कुछ गंभीर संकेत दे रही थी। पिछली रात ही वह उड़ीसा के दौरे से लौटी थी। वहां उन्होंने एक भावनात्मक भाषण दिया था जो अब सुनकर लगता है जैसे उन्होंने अपनी तकदीर को पहले ही जान लिया था। पता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझे काम है तब तक सेवा ही ले जाए। उन शब्दों में भविष्य की आहट थी और शायद वह खुद भी महसूस कर चुकी थी कि अब वक्त करीब है। दिल्ली लौटने की उनकी जल्दबाजी का कारण निजी था। उन्हें पता चला था कि उनके पोते पोतियां एक कार दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं। इंदिरा भयभीत थी कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं, बल्कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख आक्रोश से उपजी बदले की आंधी का संकेत हो सकता है। उन्हें धमकी भरे पत्र मिल चुके थे। हवा में बेचैनी थी, डर खुली आंखों से पीछा कर रहा था। सुबह करीब 9:17 बजे इंदिरा गांधी अपने बंगले के गार्डन रास्ते पर चल रही थी। उनके साथ उनके विश्वस्त सचिव R.K. धवन थे। जैसे ही वे उस छोटे गेट तक पहुंची जो उनके घर को दफ्तर से अलग करता था, उन्होंने ड्यूटी पर खड़े सब इंस्पेक्टर बेंत सिंह को देखा, सालों से साथ रहा एक सिख गार्ड। उन्होंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और उसी पल इतिहास थम गया। बेंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली। कुछ ही सेकंडों में गोलियों की गूंज से वह शांत बंगला कांप उठा। इंदिरा गांधी जमीन पर गिर चुकी थी। दूसरी ओर खड़ा कांस्टेबल सतवंत सिंह अपनी स्टेन गन की पूरी मैगजीन उनके ऊपर खाली कर रहा था। कई गोलियां दीवारों से टकराकर उछल आईं। धूल, चीखें और सन्नाटा। भारत की लौह महिला अब खून से लथपथ पड़ी थी। वक्त ठहर गया था, हवा थमी हुई थी और उस बंगले के भीतर जहां अभी कुछ क्षण पहले भारत की सबसे ताकतवर महिला चली थी, अब सन्नाटा पसरा था और जमीन पर इतिहास लहूलुहान पड़ा था। इंदिरा गांधी के गिरते ही बेंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर नीचे फेंकी, वॉकी टॉकी गेट की फेंस पर टांग दी और हाथ सिर के ऊपर उठा दिए। उसकी आवाज शांत थी, लगभग ठंडी। मैंने जो करना था वो कर दिया, अब तुम जो करना है वो करो। उसने वही किया था जिसे वह बदला मानता था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की जवाबी कार्रवाई। सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल पर सेना के प्रवेश ने सिख समुदाय में गहरी चोट पहुंचाई थी और अब उसकी कीमत पूरे देश को चुकानी थी।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस पर थी, उसी ने अब वह सुरक्षा तोड़ दी थी। बेंत सिंह और सतवंत सिंह को तुरंत पकड़ लिया गया ऑफिस परिसर में। उन्हें इंडो तिब्बती सीमा पुलिस के कमांडो के हवाले किया गया। कुछ ही मिनटों में गोलियां चली। बेंत सिंह मौके पर ढेर हो गया, जबकि सतवंत सिंह गंभीर रूप से घायल हालत में जमीन पर पड़ा था। विडंबना देखिए, बेंत सिंह एक मजबी सिख था, दलित मूल का व्यक्ति, जो खुद सिखों की उच्च जातियों के बीच भेदभाव का शिकार रहा था, और अब उसी धर्म की इज्जत के नाम पर उसने उस महिला को मार दिया जिसने कभी भारत में जाति और समुदायों के बीच दीवारें तोड़ने की कोशिश की थी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंदिरा गांधी के आखिरी 12 घंटे की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही रोचक कहानियां सुनते रहें। अब आगे। गोलियां चलने के बाद सन्नाटा पसरा गया। लेकिन बंगले के अंदर अफरा तफरी मच चुकी थी। कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई ब्लड यूनिट तैयार नहीं, कोई इमरजेंसी टीम नहीं। आरके धवन और सोनिया गांधी ने बिना किसी देरी के इंदिरा गांधी को सड़क तक लाकर एक पुरानी एम्बेसडर कार में लिटा दिया। दिल्ली की सड़कों पर चीखती सायरनों के बीच वह कार दौड़ी। 3 मील का फासला, जो शायद इतिहास का सबसे लंबा सफर बन गया। एम्स पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें कार्डियक इमरजेंसी में लिया। ज्यादातर जूनियर डॉक्टर थे, घबराए हुए, विस्मित। कुछ ही देर में वरिष्ठ चिकित्सक पहुंचे, मशीनें जोड़ी गई, हार्ट लंग बाईपास लगाया गया, खून चढ़ाया गया। लेकिन वक्त जा चुका था। एम्स के अधीक्षक के अनुसार जब तक इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंची, वह क्लिनिकली डेड थी। उनके शरीर पर 20 से अधिक गोली के घाव थे, जिनमें से कई ने उनकी लिवर, किडनी और हार्ट को पूरी तरह छेद दिया था। दिल्ली के आसमान में सूरज डूब चुका था, लेकिन देश के ऊपर एक घना अंधकार उतर आया था। हवा में बेचैनी थी, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें लोग सांसें गिन रहे थे, पर किसी को कुछ आधिकारिक पता नहीं था। 31 अक्टूबर 1984 दोपहर बीत चुकी थी। इंदिरा गांधी अब दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन यह खबर, जो लाखों दिलों को हिला सकती थी, देश तक पहुंचने से रोकी गई थी। सरकारी नियंत्रण में चलने वाले ऑल इंडिया रेडियो को खबर प्रसारित करने की अनुमति शाम 6 बजे मिली, यानी उस वक्त जब पूरे भारत में लोग पहले ही फुसफुसाहटों, विदेशी प्रसारणों और अफवाहों के सहारे सच्चाई जान चुके थे। मंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। 5 घंटे तक सरकार ने चुप्पी ओढ़ ली, लेकिन इस बीच दुनिया बोल चुकी थी। बीबीसी की वर्ल्ड सर्विस और स्थानीय समाचार एजेंसियां यह खबर प्रसारित कर चुकी थीं कि भारत की प्रधानमंत्री की हत्या हो गई है। उन असंख्य भारतीयों में से एक जिसने यह खबर सबसे पहले बीबीसी से सुनी, था इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी। उस दिन वह कोलकाता के दक्षिण में हुगली डेल्टा के किसी छोटे कस्बे में अपनी मां की कांग्रेस इंदिरा पार्टी के लिए प्रचार अभियान चला रहे थे। लेकिन तभी सड़क पर पुलिस की एक गश्ती गाड़ी ने उनके काफिले को रोका। उसने बस इतना कहा, तुरंत दिल्ली लौटना होगा, कुछ गंभीर हुआ है। जमीन पैरों तले खिसक गई। राजीव गांधी अपनी कार से सीधे पास के हेलीपैड की ओर बढ़े। वहां से वह कोलकाता एयरपोर्ट के लिए उड़े। हवाई अड्डे पर पहुंचकर उन्होंने रेडियो ऑन किया और उसी वक्त बीबीसी वर्ल्ड सर्विस का दोपहर 12:30 का बुलेटिन चल रहा था। समाचारदाता सतीश जैकब रिपोर्ट कर रहे थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गंभीर रूप से घायल है। राजीव का चेहरा स्थिर था। शायद भीतर से सब समझ चुके थे। कुछ ही मिनट बाद फिर उसी आवाज ने लंदन से पुष्टि की, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अब नहीं रही। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंदिरा गांधी के आखिरी 15 मिनट की। आप सुन रहे हैं, यही है इतिहास, बाकी सब बकवास। अगर आप ऐसे ही सच्चे, दमदार और दिल को छू जाने वाले इतिहास के किस्से सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आइए साथ मिलकर इतिहास के असली रंग रूप को जानें और समझें। धन्यवाद।